हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो वीडियो में जो टॉपिक कवर होने वाले हैं वो हैं मीनिंग ऑफ एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट और लीगल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसके साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना है जैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो उसका टाइम स्टैम्प आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप वीडियो के उस पार्ट को देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये 13 वीडियोस की सीरीज़ है जिसमें एडवर्टाइजिंग के लगभग हर टॉपिक को कवर किया गया है और इसकी एक पीडीएफ बुक भी प्रिपेयर की गई है काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप हर कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें। और इसमें इमेजेस और एग्जाम्पल का यूज़ किया गया है ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है और आप इसकी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप 7888416779 पर व्हाट्सएप करके सिर्फ ₹99 में इस पीडीएफ बुक को परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग के मीनिंग से। एडवर्टीजमेंट क्रिएट की जाती हैं ताकि वो कंपनी को हेल्प कर सके उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचने के लिए। अल्टीमेट गोल होता है एडवर्टाइजिंग का प्रोडक्ट को सेल करना और कस्टमर बेस को इंक्रीज़ करना। वैसे तो एडवर्टाइजिंग के और भी काफ़ी फंक्शन हैं जैसे कि कंज्यूमर अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग, इंटरेस्ट क्रिएट करना, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है, एडवर्टाइज़र क्यों बना रहा है एडवर्टाइजिंग, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट है, वो उसे बेचना चाहता है और जो उसका कस्टमर बेस है उसे बढ़ाना चाहता है। मतलब जो मेन प्राइमरी जो फंक्शन है उसका वो सेलिंग का ही है। लेकिन कई कंपनियां इसका अननेसेसरी एडवांटेज लेती हैं और वो एडवर्टाइज को अनएथिकली परफॉर्म करती है। पिछली वीडियोस में हमने अनएथिकल एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ा था, जहां हमने उसकी टाइप्स देखी थी, पफरी एडवर्टाइजिंग, स्टेरियोटाइप एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग टू चिल्ड्रन एक्सेट्रा। इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो सीरीज़ का लिंक आपको दिया गया है, उसमें वो सारी वीडियोज़ आपको अवेलेबल रहेंगी। इसके साथ आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं टाइटल का नाम बाय स्टूडेंट नोट्स, तो आपको वो टॉपिक अवेलेबल हो जाएगा। तो अनएथिकल के अलावा अब यहाँ पे हम एस्पेक्ट्स भी देखेंगे एडवर्टाइजिंग के। तो जब भी कंपनी वायलेटेड होती है तो गवर्नमेंट को करेक्टिव मेजर लेने पड़ते हैं उस एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ कि आपकी एडवर्टीजमेंट ऑफेंसिव, इररिस्पॉन्सिबल और अनफेयर है। ये गवर्नमेंट बॉडीज़ कंपनी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी को डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि कैसे कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट को एग्जीक्यूट करेंगी। ये कंपनीज को ये बताते हैं कि उन्हें एथिकल कैसे रहना है और कैसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है जब वो अपने कस्टमर्स के साथ एडवर्टीजमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की टाइप में हम ये 3 टाइप्स कवर करेंगे। इसमें हम हर टाइप का मीनिंग, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इन्फ्लुएंस होता है वो सब कवर करेंगे। सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले मीनिंग सोशल एडवर्टाइजिंग का, उसके बाद इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। स्टार्ट करते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग के मीनिंग से। एडवर्टाइजिंग रिप्रेजेंट करती है हमारी सोशल लाइफ को, क्योंकि ये हमें टाइम टू टाइम अपडेट करती है नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। और आज के टाइम में एडवर्टीज़मेंट हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी बन चुका है, क्योंकि जैसे हम एयर ब्रीथ करते हैं वैसे ही आज के टाइम में हम एड्स को भी एयर की तरह ब्रीथ करने लगे हैं। अगर हम अपने स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर और नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं तो डेली कहीं ना कहीं हम एड्स के साथ इंटरेक्ट भी होते हैं। एड्स हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भेजती है अपने नए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। एक तरफ जहाँ ये हमारे फ्रेंड का रोल प्ले करती है जो हमें गाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन से प्रोडक्ट को हम खरीदें। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि एडवर्टीजमेंट कस्टमर्स को मैनिपुलेट करती है ताकि वो उन चीज़ों को खरीदे जिसकी उसे ज़रूरत ही नहीं है। एडवर्टाइजिंग का यूज़ सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, उसका प्राइस क्या है, फीचर्स क्या हैं, क्वालिटी, यूजेस, ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स जो प्रोडक्ट के साथ लिंक करती हैं, ना कि एडवर्टाइजिंग का यूज़ कस्टमर्स के इमोशन के साथ खेलने के लिए किया जाए।
इन शॉर्ट, ये सोसाइटी ही हमारे कस्टमर्स हैं, इन्हीं को हम अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं और इन्हीं से हमारी कंपनी का प्रॉफिट आता है। तो हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो हमारे कस्टमर्स के इमोशन या उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, और उन्हें हम हमेशा अच्छे प्राइस पे अच्छी क्वालिटी अच्छी वैल्यू का प्रोडक्ट डिलीवर करें। अब देखते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो इसमें हम ये 5 पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहला है इन्फॉर्म्ड सोसाइटी। एडवर्टीजमेंट हेल्प करती है सोसाइटी की वेरियस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। यहाँ पे कस्टमर को ये पता चलता है कि प्रोडक्ट के यूजेस क्या हैं, अगर कोई डेंजरस प्रोडक्ट है तो उसे सेफ वे में कैसे यूज़ करना है, इफ़ेक्टिव यूज़ कैसे होगा किसी भी प्रोडक्ट का, मतलब अगर प्रोडक्ट को लंबे समय तक अच्छे से यूटिलाइज करना है तो वो हम कैसे कर पाएंगे, प्राइस और क्वालिटी डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट के बीच में, एक्सेट्रा। ऐसे ही नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी एडवर्टीजमेंट के थ्रू ऑब्टेन करती है। लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी को ज़्यादातर प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो ज़्यादा फोकस करती है प्रोडक्ट को सेल करने पे। सेकंड पॉइंट है हेल्थ अवेयरनेस। एडवर्टीजमेंट के कई कैंपेन लोगों को अवेयर करते हैं हेल्थ ड्रिंक, हाइजीन फूड, पोल्यूशन कंट्रोल प्रोडक्ट जैसी कई चीज़ों के बारे में, जो कि हेल्प करती है सोसाइटी की खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो हेल्थ इशू से बच सकें और एक हेल्दी और हाइजीन लाइफ स्पेंड कर पाएँ। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंट फ्रॉम डिसीजेज। सोसाइटी में बहुत सारी बीमारियां हैं, इनमें से कुछ आग की तरह फैलती हैं, कुछ धीरे धीरे काम करती हैं, कुछ इन्फेक्शन की तरह दूसरे लोगों में भी फैल जाती हैं। तो एडवर्टीजमेंट हेल्प करती है इन सभी बीमारियों के बारे में जानने के लिए और लोगों या सोसाइटी को उसके बारे में अवेयर करने के लिए, ताकि वो डिसीज़ से खुद को बचा सकें। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कोरोना, कोविड-19, जिसने मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट किया था। फोर्थ पॉइंट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ द नीड ऑफ टाइम, मतलब आज के समय की मांग है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हम टाइम टू टाइम काफ़ी अटैक कर रहे हैं नेचर पे, कट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को। इंडस्ट्रीज़ अपने वेस्ट को खुले में फेंक रही हैं, जैसे कि नदी नालों हवा में। अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट डेंजरस सिचुएशन में आ चुका है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम लोगों को और सोसाइटी को अवेयर करते हैं कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ कैंपेन भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि प्लास्टिक को ना तो यूज़ करें और ना ही उसे जलाएं, वाटर को सेव करें ताकि हमारा प्लेनेट सेव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारी दुनिया फिर से हरी भरी हो सके। फिफ्थ पॉइंट है सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल में चेंज आना, हमारे सोचने के नज़रिए में बदलाव आना, वुमेन को इक्वल राइट देना, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना, ट्रैवलिंग व्हीकल्स को अपग्रेड करना, एजुकेशन में नई और बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन डेवलप करना, गर्ल्स के एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना, अपने आसपास सराउंडिंग मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन रखना। तो ये सारे चेंजेस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे सोशल एडवर्टाइजिंग में, जिसमें हमने ये 5 पॉइंट कवर किए। इसमें हमने ये देखा कि कैसे एडवर्टाइजिंग सोशल लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखेंगे इसकी ऑपोजिट साइड, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के सोसाइटी पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट है डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवली और अनएथिकली वे में एड्स को दिखा के कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस विन कर लेती है। अनएथिकल एडवर्टाइजिंग के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। वो सारी वीडियोस आप एडवर्टाइजिंग सीरीज में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग इंडिकेट करती है या फिर ये तब होती है जब एडवर्टीजमेंट में कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन दी जाती है प्रोडक्ट के बारे में जो सही नहीं होती है, या फिर प्रोडक्ट में कोई फ्रॉड एक्टिविटी होती है। समटाइम मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन दी जाती है एडवर्टाइजिंग में, मतलब कि कस्टमर को गलत तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बहकाया जाता है। सेकंड है हार्मफुल इफ़ेक्ट। एडवर्टाइजिंग सोसाइटी पे काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती है, जैसे कि समटाइम एड्स में न्यूडिटी, बैड हैबिट, स्टेरियोटाइप कल्चर,
सरोगेट एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा सोसाइटी पे काफ़ी बुरी तरह से प्रभाव डालती है। काफ़ी लोग ऐसी एडवर्टाइजिंग को क्रिटिसाइज भी करते हैं जो कि सोशल कल्चर ट्रेडिशन पे किसी तरह का इफेक्ट डालती है। थर्ड पॉइंट है एडवर्टाइजिंग टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को एडवर्टाइजिंग में काफ़ी क्यूट और हैप्पी बताया जाता है। एड्स को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि वो उन्हें वो प्रोडक्ट खरीद के दें। समटाइम पेरेंट्स ही उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि हमें हमारे चिल्ड्रंस के लिए ये प्रोडक्ट लेना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए एक डाइपर है जो कि यूरिन को ऑब्जर्व करता है। फोर्थ पॉइंट है क्रिएट कन्फ्यूज़न। एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स के माइंड में काफ़ी बार कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करती है जब वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई डिसीज़न लेते हैं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट की काफ़ी वैरायटी मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट होना या फिर रिपीटेटिव एडवर्टाइजिंग इरिटेट करती है कस्टमर्स को। कॉस्टली प्रोडक्ट जो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं जिन्हें खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, तो अगर ऐसे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते रहेंगे हर महीने तो कस्टमर के माइंड में काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि कौन सा प्रोडक्ट फिट रहेगा एज़ पर द टेस्ट, जो कि उन्हें कम कॉस्ट में बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करे। फिफ्थ पॉइंट है फोर्सफुल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग कस्टमर के इमोशन के साथ खेलती है। कई कंपनियां ऐसी हैं जो कस्टमर के इमोशंस और सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं। वो उन्हें मोटिवेट करती हैं कि इन प्रोडक्ट को यूज़ करके वो अपने बॉडी की स्ट्रेंथ और माइंड एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और समटाइम वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ इमोशनली अटैच कर देते हैं ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो जाएं और वो उसे खरीदें। तो ये एडवर्टाइजिंग के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट थे जो सोसाइटी को इफ़ेक्ट करते हैं। सोशल एस्पेक्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले मीनिंग, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से कि कैसे एडवर्टाइजिंग इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करती है। ये कंज्यूमर को हेल्प करती है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने में, ताकि कस्टमर अपने लिए एक राइट प्रोडक्ट चूज़ कर सकें। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रूरल और अर्बन एरिया की डेवलपमेंट के लिए। एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, जिसका फ़ायदा ये होता है कि इकोनॉमी के अंदर गुड्स का कंजप्शन और मनी का फ्लो होता रहता है। इस प्रोसेस से इकोनॉमी की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आती है। अब इसके अलावा आप और भी बहुत पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे पहला हमने देखा कंपनी को हेल्प मिलती है, वो अपने गुड्स को बेच पाती है जिससे कि मार्केट में कंजप्शन होता है गुड्स का और मनी का फ्लो होता रहता है। दूसरा, एडवर्टाइजिंग बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एक बिजनेस आता है। ये भी इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग में डिफरेंट डिफरेंट मीडिया का यूज़ होता है, तो जब डिफरेंट मीडिया पे एडवर्टाइजिंग दी जाती है इसके बदले उन्हें पैसा देना पड़ता है, तो मीडिया में भी बिजनेस क्रिएट होता है। तो अलग अलग तरीक़ों से एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। अब देखेंगे इकोनॉमिक एडवर्टाइजिंग के पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो इसमें हम ये 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है इंक्रीज जीडीपी। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये टोटल होता है सभी गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि एक कंट्री में प्रोड्यूस की जाती हैं किसी एक पीरियड के अंदर। एक पीरियड मतलब एक अकाउंटिंग ईयर मान लीजिए। एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है किसी कंट्री के अंदर, उसे हम जीडीपी कहते हैं। कई बार जीडीपी को मेजर करना डिफ़िकल्ट भी हो जाता है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कई अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन भी होती हैं जिसका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करने की गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि प्रोडक्शन में भी इंक्रीजिंग हो और जिससे हमारे जीडीपी का ग्रोथ ज़्यादा हो। सेकेंड पॉइंट है कंपटीशन इन एडवर्टाइजिंग। कंपिटिटिव एडवर्टाइजिंग एक एफर्ट है जिसमें एक या एक से ज़्यादा कंपनियां डिफरेंस क्रिएट करती हैं सिमिलर प्रोडक्ट में जो उसके कंपटीटर द्वारा उनके कस्टमर्स को ऑफर किए जाते हैं। कंपटीशन कहाँ स्टार्ट होता है? जहाँ कंपनी के साथ और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। जैसे 2 टूथपेस्ट हैं, कोलगेट और क्लोजअप, तो ये दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं। क्लोजअप चाहेगा कि उसका कस्टमर बेस बढ़े, कोलगेट चाहेगा कि उसका कस्टमर बेस बढ़े, तो दोनों में कंपटीशन चला रहता है। कंपटीशन का इकोनॉमी और कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होता है कि कंपटीशन एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे हर कंपनी पूरे एफर्ट्स लगा देती है कि वो अपने कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइस पे अवेलेबल करवाए।
क्योंकि अगर मोनोपोली होगी, मान लीजिए इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो एंड्रॉयड मोबाइल बनाती है, तो वो उसका कोई भी रेट रख सकती है, क्योंकि अगर कंपटीशन होगा तो हर कोई चाहेगा कि हम रेट भी कम रखें, अच्छी क्वालिटी भी दें। बिना कंपटीशन के उसकी मोनोपोली होगी, वो जो प्राइस चाहेगा वही फिक्स कर सकता है। थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर करता है वेल्थ, कंफर्ट, गुड्स, नेसेसिटी के लेवल को जो एक इंडिविजुअल, ग्रुप, नेशन या किसी जियोग्राफिक एरिया के लोगों के पास अवेलेबल है। अब किसी इंडिविजुअल, एक पर्सन के पास, ग्रुप, नंबर ऑफ पर्सन के पास, नेशन, किसी एक देश के पास, या किसी एक सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया में अगर लोगों का वेल्थ, कंफर्ट, गुड्स, नेसेसिटीज का लेवल ज़्यादा होगा तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, क्योंकि उस इंडिविजुअल, ग्रुप या नेशन के पास अच्छी वेल्थ है, कंफर्ट अच्छा है, गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, तो बेशक वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए किसी दो ज्योग्राफिक एरियाज़ के बीच में। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया या अमेरिका में से किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो बेशक अमेरिका का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। इसलिए एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है इकोनॉमी की कि वो वेल्थ, कंफर्ट, गुड और नेसेसिटी को इंक्रीज कर सकें और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकें। फोर्थ पॉइंट है कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर वेलफेयर रेफर करता है इंडिविजुअल के उन बेनिफिट्स को जो वो रिसीव करता है गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन से। कंपनी फोकस करती है कि वो कंज्यूमर का वेलफेयर करे, उन्हें क्वालिटी गुड्स डिलीवर करके जो कि लॉन्ग लाइफ ड्यूरेशन तक यूज़ किए जा सकें। कंज्यूमर वेलफेयर का मतलब है वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये इंटरलिंक करते हैं, कंज्यूमर वेलफेयर मतलब इकोनॉमी का वेलफेयर। तो ये हमने बात की थी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, अब देखते हैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स कि एडवर्टाइजिंग का इकोनॉमी पे क्या बुरा असर पड़ता है। तो इसमें हम ये 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग फोकस ऑन कस्टमर। कुछ एडवर्टाइजिंग ऐसी होती हैं जो ज़्यादा फोकस करती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए उनके टारगेट कस्टमर्स को। कंपनी चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ बिना क्वालिटी गुड को डिलीवर किए हुए। तो वो अपने कस्टमर्स को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो उन्हें अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएँ। सेकंड पॉइंट है एडवर्टाइजिंग मल्टीप्लाइज द नीड। इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि इंटरनेट के बूम से अब हम काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, तो हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आसानी से डिलीवर कर सकते हैं। ये सब फोकस करते हैं कि आपको किसी ना किसी तरह एडिक्टेड बनाया जाए उनके प्रोडक्ट के लिए। कुछ कंपनी ऐसे प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं कि वो एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर बना देती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनका नुकसान है, लेकिन एज अ नेगेटिव रोल ये कस्टमर्स की नीड्स को मल्टीप्लाई कर देता है। कुछ कंपनी अपने प्रोडक्ट को इस तरह लॉन्च करती हैं कि ये आपको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करेगा। कुछ अपने प्रोडक्ट को सिर्फ माइनर स्पेसिफिकेशन चेंज करके प्रोवाइड कर देती है। जैसे मोबाइल फ़ोन में हमें ये काफ़ी देखने को मिलता है, अगर एक फ़ोन आया है 16 मेगापिक्सल जिसकी बैटरी 5000 है, तो वही एक माइनर सा चेंज करेंगे कि नया फ़ोन निकालेंगे, उसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा और 6000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करेंगे। तो इससे कस्टमर्स की नीड मल्टीप्लाई होती हैं। एडवर्टाइजिंग इतनी आसान नहीं होती है, कंपनी को करोड़ के हिसाब से स्पेंड करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। ये सारी कॉस्ट जो एडवर्टाइजिंग पे लगाई जाती है, ये पर्सनली किसी कंपनी के थ्रू बेयर नहीं की जाती है। इस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का बर्डन बाद में कस्टमर से इनडायरेक्ट तरीके से कलेक्ट किया जाता है। कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उन प्रोडक्ट और सर्विसेज पर जो बाद में वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ न्यू यूनिट। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया, कंपनी को काफ़ी ह्यूज अमाउंट चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए, लेकिन जब नई कंपनियां इकोनॉमी में आती हैं तो उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं होता है अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने का। तो ये उनके लिए एक ट्रबल क्रिएट कर देता है अपनी जगह मार्केट में बनाने के लिए। इसके अलावा जो एग्जिस्टेंस कंपनी है उनकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है मार्केट में, और नई कंपनी
आसानी से इन पॉपुलर ब्रांड के साथ बीट नहीं कर पाती हैं, उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने नाम को एक ब्रांड बनाने के लिए। देन लास्ट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। एडवर्टाइजिंग में बहुत सी अनएथिकल एक्टिविटी होती हैं जो कि सोशल, इकोनॉमिक और मोरल बेस होती हैं। सोशल और इकोनॉमिक के बारे में हम पहले भी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। वो वीडियोस आपको एडवर्टाइजिंग सीरीज़ में दी गई हैं और एडवर्टाइजिंग सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। ऐसी अनएथिकल एक्टिविटीज़ मिसलीड करती हैं हमारे कस्टमर्स को कि वो उस पर विश्वास करें जो सही नहीं है। मतलब वो अपनी एडवर्टाइजिंग को कुछ इस तरह से दिखाएंगे और कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे कि जो सही नहीं भी है वो उस पर भी विश्वास करने लगेंगे। आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग कंपनीज काफ़ी तरह के लीगल रिस्ट्रिक्शन फेस करती हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्शन लिए हैं ताकि कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजिंग बनाते समय रूल्स एंड रेगुलेशन को क्रॉस ना करे और एडवर्टाइजमेंट बनाते समय वो इस बात का ध्यान रखे कि वो कस्टमर के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट ना करे, उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। एडवर्टाइजिंग को काफ़ी गवर्नमेंट बॉडी द्वारा रेगुलेट किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है। रेगुलेटेड मतलब टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, समय आने पर उन्हें मॉडिफाई भी किया जाता है। मॉनिटर ये देखा जाता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं क्या कंपनीज उसी के अकॉर्डिंग अपनी एडवर्टीजमेंट बना रही हैं या नहीं। ये गवर्नमेंट बॉडी हैं जैसे कि ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, AAAI एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 1914 में FTC फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था जिसका काम डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करना था। हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ा था, तो मुझे कमेंट करके नीचे बताएं कि डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है। AFTA एक्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड करता था एथिकल एडवर्टाइजिंग और अनलॉफुल एडवर्टाइजिंग के बारे में। एथिकल कि कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग सही रहेगी, किस एडवर्टाइजिंग में क्या होना चाहिए तभी वो एथिकल मानी जाएगी, और अनलॉफुल जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सप्लॉइट किया गया है उसके बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती थी FTA एक्ट के अंडर। अब हम ये देखते हैं कि क्यों गवर्नमेंट बॉडीज़ को एडवर्टाइजिंग को रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम ये 4 पॉइंट्स स्टडी करेंगे, तो चलिए वन बाय वन इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला है मोरालिटी और टेस्ट। मोरालिटी को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं ऐसे रूल्स या फिर सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो कि ये डिफाइन करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। ये एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं सही और गलत के बीच में। मतलब मोरालिटी हमें ये जानने में मदद करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। काफ़ी लोग एडवर्टाइजिंग को क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि कई बार वो टेस्ट में बैड होती है। बैड टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि एडवर्टाइजिंग में कोई ईटिंग आइटम दिखाई और आपने उसे खाया तो वो आपको टेस्ट में अच्छी नहीं लगी। बैड टेस्ट का मतलब ये है कि उस एडवर्टाइजिंग में मोरालिटी नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया था जो हमारी मोरल वैल्यूज़ को डैमेज करती है। तो अगर हमारी एडवर्टाइजिंग बैड टेस्ट की होंगी तो इससे हमारे कल्चर और सोशल ट्रेडिशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट बॉडीज़ टाइम टू टाइम मॉनिटर करती हैं कि एडवर्टाइजिंग कस्टमर के मोरालिटी और टेस्ट को किसी तरह का कोई हार्म ना पहुंचाए। सेकंड पॉइंट है अनट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग। ये सही है कि कस्टमर उन प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट चीपर रेट में अवेलेबल हो जाते हैं। ये कस्टमर की मनी को सेव करते हैं, इसके साथ साथ उन्हें सेम या फिर एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं उस प्रोडक्ट में कंपेयर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जैसे कि कोलगेट है, कोलगेट का सब्स्टिट्यूट है क्लोजअप, क्योंकि दोनों पेस्ट हैं तो दोनों सब्स्टिट्यूट हैं। अब मान लीजिए कि कोलगेट है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और आपको सस्ता भी मिलता है क्लोजअप के कंपैरिजन में, तो आपको सेम या फिर एक्स्ट्रा फीचर सस्ते में मिल जाते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ये ऐड कस्टमर की साइड से तो ट्रूथ होती हैं क्योंकि वो ये विश्वास करते हैं कि ये प्रोडक्ट रियल है, जो भी इसके फीचर या कॉन्फ़िगरेशन बताए गए हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही होंगे, लेकिन ये एडवर्टाइज़र की तरफ से अनट्रूथफुल होती हैं क्योंकि वो कस्टमर को मिसलीड करती हैं।
अभी ऐसा नहीं कि हर एड्स के साथ होता है, कई एड्स ऐसी होती हैं जहाँ पे जो फीचर कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए जाते हैं, एक्चुअल में जब आप उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि वो फीचर या कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जैसे कि बताए गए थे। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट से गवर्नमेंट बॉडीज़ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन बना के हमें प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। एडवर्टाइजिंग का सोसाइटी के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट भी पड़ता है, क्योंकि कई एडवर्टाइजिंग में न्यूडिटी, बैड हैबिट, स्टेरियोटाइप, सैरोगेट एडवर्टाइजिंग जैसी एडवर्टीजमेंट की जाती हैं जो कि सोसाइटी को बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं ऐसी एडवर्टाइजिंग को जो कि सोशल और कल्चर ट्रेडिशंस पे इफ़ेक्ट करती हैं, और गवर्नमेंट बॉडी भी इस तरह की एडवर्टाइजिंग को प्रोहिबिट करती है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। फोर्थ पॉइंट है रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ न्यू यूनिट्स। कंपनी को अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है, और एग्जिस्टिंग कंपनीज की ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मार्केट में है, तो काफ़ी कस्टमर उस ब्रांड के बारे में अवेयर है, तो टाइम टू टाइम वो मार्केट में अपनी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लेती है। नई कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए फंड की कमी आती है, और उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो मार्केट में अपनी एक जगह बना पाएँ। तो गवर्नमेंट बॉडीज़ इस बात का ध्यान रखती हैं कि कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी नई कंपनियों को एक्सप्लॉइट ना करे। ये कुछ एक्ट और लॉज बनाए गए हैं ताकि एडवर्टाइजिंग पर कंट्रोलिंग की जा सके इन रूल्स एंड रेगुलेशन की हेल्प से, जैसे कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, प्राइस कंपटीशन एक्ट, इंडियन कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इन एक्ट और लॉज को मैंने एडवर्टाइजिंग सीरीज़ में कवर नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर कोई स्पेशल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं इन पे एक स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो या फिर किसी भी टॉपिक के लिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करके या फिर अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।